एक बात बता दूं सोनू जी आपको और संजय जी को भी, जो हमारा एग्जिट पोल है, हमारे लिए जिसने एग्जिट पोल, जिन कंपनी ने किया, जिस फर्म ने, जिस एजेंसी ने किया, उनसे जब हमने रिजल्ट्स लिए तो साफ तौर पे ये पूछा कि आपने कैसे किया था। नॉर्मल जो होता है एक फर्म, एक तरीका होता है, रैंडम करके रैंडम सैम्पलिंग होती है। रैंडम सैम्पलिंग में भी सिर्फ आप कंस्टिट्यूएंसीज रैंडम नहीं करते हैं, आप पोलिंग बूथ भी रैंडम करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि की तारीख में वोटर्स इतने कहते हैं ना इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि वो खुल के बताते हैं, आपको उनको समझना पड़ता है 5-6-10 क्वेश्चंस के थ्रू। तो हमारी सैम्पलिंग उस बेसिस पे हुई है, ग्राउंड से जो सामने आया है आपको मैंने बताया। और एक चीज और आपके लिए कि आप उस पर बेहतर प्रकाश डाल पाएंगे कि जैसे महाराष्ट्र को अगर आप मान के चले, जो फैक्ट भी है, मतलब यही हो कि रीजन वाइज अगर आप बांटते हैं तो 6 रीजन में आप महाराष्ट्र को डिवाइड करते हैं। एक है तो वेस्टर्न महाराष्ट्र, मराठावाड़, मुंबई, नॉर्थ महाराष्ट्र और कोंकण। विदर्भ में 62 सीट हैं और हमारे सर्वे में जो सामने आया है वो ये है कि एमवीए को 33 से 35 सीट्स मिलने की संभावनाएं हैं, महायुति को 26 से 27, और वहां अदर्स को 2 से 3 मिल सकता है। वेस्टर्न महाराष्ट्र में 70 सीट है, 40 से 42 एमवीए, 27 से 28 महायुति और 2 से 3 अदर्स। मराठावाड़ में 46 हैं, 27 से 28 27 से 28 एमवीए को है, महायुति को 17 से 18 मिलने की संभावनाएं हैं। उसी तरीके से मुंबई में 36 सीट, 18 से 19 एमवीए को, महायुति को 17 से 18, अदर्स 1 से 2। नॉर्दर्न महाराष्ट्र में 35 सीट्स हैं, 15 से 16 यहां एमवीए को 15 से 16 मिल रहा है, जबकि महायुति यहां इनसे आगे नजर आ रहा है 18 से 21, 2 सीट्स अदर्स को। कोंकण में 39 सीट्स, 14 से 15 एमवीए को मिलने की संभावनाएं हैं और महायुति को 22 से 23, 1 से 2 अदर्स। ये कोंकण और नॉर्दर्न महाराष्ट्र क्षेत्र जो है, वो कोंकण हमेशा से, जो मेरी जानकारी जहां तक जाती है, अगर मैं गलत हूं तो आप करेक्ट करेंगे, ये सेना का गढ़ होता था, है भी वहां। जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, ये सेना का गढ़ हमेशा से था, लेकिन अब ये ऐसा हो गया कि जब से सेना से नारायण राणे अलग हुए हैं, नारायण राणे ने अपनी पैठ वहां पर अपने चेहरे पर बनाई है। जो कोंकण वाला इलाका हो, सिंधुदुर्ग रत्नागिरी वाला जो इलाका अगर हम पकड़ लें, तो वहां पर नारायण राणे जो है वो एक छत्र राज करते हैं, और वो हमेशा से उनके, वो खुद वहां से एमपी है, उनके बेटे जो है वो वहां से विधायक हैं, उनके एक और बेटे जो है वो इस बार वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर उनका दाव जो है वो हमें देखने मिलता है, उनकी ताकत हमें देखने मिलती है। और यही कोंकण रीजन में थाने भी आता है। थाने एकनाथ शिंदे का गढ़ है, तो एकनाथ शिंदे के गढ़ में थाने, कल्याण, डोंबिवली ऐसे जो इलाके आते हैं, यहाँ की भी जो कई सारी सीटें हैं वो जो है वो इस वक्त अगर देखा जाए तो महायुति के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। उदय सामंत जैसे बड़े नेता जो है उन्हें भी वहां पर रखा गया है। तो बड़े चेहरों को जो है बीजेपी ने जो कोंकण इलाका है उन इलाकों में रखा हुआ है, ताकि कोंकण में उनको फायदा हो। और यही कारण है कि जो आप सर्वे बता रहे हैं, उस सर्वे के अनुसार 22 से लगभग 33 13 से 22 सीटें जो है वो उन्हें वहां पर मिल सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो कोंकण का मुझे लगता है कि कोंकण में जो महायुति है उसे काफी बेनिफिट होगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है संजय जी आपके लिए भी, सोनू जी से मैं पूछना चाहूंगा कि जो हमने सर्वे कराया उसमें मुख्यमंत्री चेहरे पे भी हमने सर्वे करवाया था कि लोगों को कौन सा चेहरा सूट करता है और कौन सा चेहरा, कौन चाहिए उनको अगला मुख्यमंत्री। उद्धव ठाकरे जी को 29%, एकनाथ शिंदे को 20 मात्र, फडणवीस 15, शरद जी 7, 29% लोगों ने कहा कि हम नहीं बता देंगे। यानी कि उद्धव आज भी चहेते चेहरे हैं, उद्धव ठाकरे। देखिए जो ये कौन कितना पॉपुलर है सीएम फेस को लेकर, ये आपने जो सर्वे करवाया है उसमें उद्धव ठाकरे सबसे ज्यादा जो है पॉपुलर नजर आ रहे हैं। लेकिन और भी कई सर्वे आए थे जिसमें एकनाथ शिंदे पॉपुलर नजर आ रहे थे। लगभग 39% लोग जो है वो एकनाथ शिंदे को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा
वो जो है वो एक्सेप्ट कर रहे थे। लोक पोल का सर्वे आया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उस सर्वे के अनुसार एकनाथ शिंदे सबसे पॉपुलर थे। तो महाराष्ट्र में अलग अलग पॉकेट्स में अगर हम जाएंगे तो अलग अलग तरीके से राय बनती हुई नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री हैं और पिछले 2.5 सालों में जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने अपने आप को एक स्टेट जो है स्टेट पूरे स्टेट में अपनी लीडरशिप जो है वो उन्होंने बढ़ाने का काम किया। और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो उनका स्ट्राइक रेट था, उस स्ट्राइक रेट के दम पे उन्होंने अपनी इमेज जो है वो काफी बढ़ा ली है। आज ये देखिए कि देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र में एक वक्त के लिए डेवलपमेंट का फेस माना जाते थे और सबसे पॉपुलर नेता हुआ करते थे, आज उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में और जो हालातों में चुनाव हो रहा है, उन हालातों में अगर देखा जाए तो लोगों की जो चाहत है, लोगों की जो पसंद है, वो अपने अपने हिसाब से यहाँ पर बनी हुई है। ये ये पूछने से अच्छा मुझे लगता है कि कौन कितना पॉपुलर है, इससे अच्छा ये पूछना चाहिए कि महाराष्ट्र के लिए कौन अच्छा काम कर सकता है। उस बिना पर अगर वोटिंग हो तो मुझे लगता है कि एक बेहतर जो मुख्यमंत्री है वो महाराष्ट्र को मिलेगा। मैं आज भी ये मानता हूं कि महाराष्ट्र के लिए सबसे अच्छा मुख्यमंत्री जो है वो देवेंद्र फडणवीस रहे हैं। 2014 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बनकर आए थे तो उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। भले ही आज उनकी पॉलिटिक्स किसी भी तरह की हो, भले ही वो एक्सट्रीम राइट विंग की आज पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन उनका जो पहला टर्म रहा है वो काम के लिहाज से काफी अच्छा रहा है। और महाराष्ट्र में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमें देखने मिल रहा है वो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के एक विजन की ही एक विजन था। और उन्होंने ही ये जो मुंबई में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रैफिक का, उस ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए मेट्रो का वेब बनाने की जो पूरी प्रक्रिया थी उसे जो है उन्होंने पूरी कोशिश की कि जल्द से जल्द काम पूरा हो। तो उसके बाद सरकार चली गई, जो हालात बने उसके बाद काम थोड़ी स्पीड में कम हो गए, लेकिन उसके बाद से लगातार सेंटिमेंट्स पर काम किया जा रहा है। देखिए, ईमानदारी पर मैं किसी के सवाल नहीं उठा रहा हूं। उद्धव ठाकरे कितने ईमानदार है कितने नहीं है मुझे नहीं पता, एकनाथ शिंदे कितने ईमानदार है कितने नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, देवेंद्र फडणवीस कितने ईमानदार है कितने नहीं है इस पर मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। ना तो उनकी आइडियोलॉजी पर मैं ये कह रहा हूं कि कौन कितना राइट विंग है कौन कितना लेफ्ट विंग है। मैं सिर्फ काम के लिहाज से कह रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जो डेवलपमेंट है वो जो है वो काफी अच्छी तरीके से हो सकते हैं। और बाकी पॉपुलैरिटी तो किसी की भी हो सकती है, पॉपुलैरिटी में तो देखिए अजय जी, ये जो सर्वे है, ये जो सर्वे है, जो पॉपुलैरिटी की बात होती है, तो जो कंपनियां करें या जो एजेंसी करें, मैं क्लियर कर दूं, मैं एक चीज क्लियर कर दूं सोनू जी के इस सवाल पे कि पॉपुलैरिटी पे नहीं, ये सर्वे होना चाहिए कि कौन कितना राज्य के लिए काम किया है, कार्य पे काम करेगा। तो हम आपको बता दें हमारा सर्वे उसी पे था, फेस पे नहीं था। पॉपुलैरिटी तो अलग, पॉपुलैरिटी उस पे आता है। आपका सर्वे फेस पर है, बल्कि मेरा ये कहना है कि लोगों के अंदर से जो है वो चीजें जो गई हुई है, आज महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी हुई है, महाराष्ट्र के लोग जो है वो काम को देखकर वोट नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो वोटिंग हो रहा है वो सेंटिमेंट्स के आधार पर हो रहा है। किसने पार्टी तोड़ी, किसी ने किसी के पिताजी का नाम ले लिया, किसी को पार्टी से बेदखल कर दिया, तो वो सेंटिमेंट्स वाली चीजें जो है वो महाराष्ट्र के वोटर्स के दिमाग में घुस चुकी है। और पिछले कुछ सालों से महाराष्ट्र में राजनीति सिर्फ सेंटिमेंट्स के आसपास ही हो रही है। तो ये राज्य का दुर्भाग्य भी है कि लोगों के ऊपर सेंटिमेंट्स इतने हावी हो चुके हैं कि लोग असल मुद्दे जो है उसको कहीं ना कहीं सेकेंडरी इस पर रख रहे हैं। आपने सर्वे किया है, सर्वे पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, आपने पूछा भी होगा सवाल कि कौन कितना काम कर सकता है, उस हिसाब से वोट दे, लेकिन लोगों के जहन में जो है महाराष्ट्र में वो सेंटिमेंट्स का खेल चल रहा है। लोग सेंटिमेंट्स के आधार पर ये करें कि देखो इसको धोखा दे दिया, इसकी पार्टी तोड़ ली गई, इसकी पार्टी चुरा ली गई, इसका सिंबल चोरी कर लिया गया, एक सीनियर नेता 84 साल के नेता हैं उनको चाचा ने भतीजे ने धोखा दे दिया। तो ये सारी चीजें जो है वो वोटर के दिमाग पर हावी है और
उसी के चलते मैं ये कह रहा हूं कि कई लोग जो है उद्धव ठाकरे वगैरह, देखिए उद्धव ठाकरे नो डाउट एक अच्छे लीडर है, लेकिन एक अच्छा लीडर होना और एक काम करने वाला लीडर होना, इसमें काफी ज्यादा फर्क है। देवेंद्र फडणवीस ने अपने जो पहले कार्यकाल है उसमें ये साबित किया कि वो काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब उनकी सरकार गई तो मुझे लगता है कि एक तरह से पता नहीं उनकी पॉलिटिक्स को क्या हुआ, वो उन्होंने सोचा कि योगी आदित्यनाथ की तरह हम पॉलिटिक्स करेंगे तो पॉपुलर होंगे। उन्होंने पालघर वाला मुद्दा उठाया, लिंचिंग वाला मुद्दा उठाया, अब जो है जिस तरह से वो बयानबाजी दे रहे हैं, तो वो एक पॉपुलर नेता जो है वो एकदम डिग्रेड होकर एक ऐसे नेता के रूप में वो बन चुका है जो आज महाराष्ट्र में पॉपुलर नहीं है, लोग उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं। देखिए इसी पे हम संजय जी के पास आते हैं। संजय जी, आप कुछ कह रहे थे पॉपुलैरिटी को, तो मैं आपसे मैं ये कह रहा था, उसके साथ में एक सवाल आपके साथ रखूंगा, सवाल जोड़ता हूं। वो सवाल ये है कि जैसे महाराष्ट्र में एक क्लैरिटी है, सेंटिमेंट्स पे लोग, जैसे सोनू जी ने बताया कि सेंटिमेंट्स पे ये पार्टी तोड़ दिया, उसका सिंबल ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, वोटर्स के दिमाग में है ये बात। झारखंड में क्या परिवारवाद, धन पशुओं का, और ये लोग वोटर्स के दिमाग में था या नहीं, जहन में था या नहीं वोट देते समय? अजय जी, अभी पूरे देश में सेंटिमेंट पर ही चुनाव हो रहा है। ये अकेले महाराष्ट्र ही नहीं है, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, सेंटिमेंट पर ही हो रहा है। रही बात सर्वे की, तो ये सर्वे तो होता है, एजेंसियां अपने अपने हिसाब से सर्वे करती हैं, और आज के सर्वे पर भी भरोसा करना, चाहे कोई कराए, आप कराएं, हम कराएं, उस पर भरोसा भी टफ है। मान लीजिए कि 1 लाख लोग अगर किसी विधानसभा में निवास करते हैं, आप सर्वे करते हैं 500 पर, 1000 पर, 50 पर, तो उसका रिजल्ट कैसे निकलेगा? एक सामान्य सी बात है। हाँ, उस पर कयास लगाया जा सकता है। अब झारखंड की बात कहें, स्वाभाविक सा बात है, यहाँ भी सेंटिमेंट काम आ रहा है कि हाँ भाई 5 महीना तक बिना माने मतलब जेल में रख दिया गया। दूसरी तरफ सेंटिमेंट ये है कि 5 महीना तक तो मैं मुख्यमंत्री था, बिना वजह हमको हटा दिया गया। तीसरी बात ये आ रही है कि भाई बांग्लादेशी हैं लोग, ये बांग्लादेशी का जाने कहाँ से घुस के चले आए लोग, इन बांग्लादेशियों को घुसने का कोई अधिकार नहीं है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो सेंटिमेंट है, और ये आज के चुनाव, आज के दिन में जो चुनाव होता है, सोनू जी इसको चेक करेंगे, ये कंप्लीट पूरी तरह मार्केटिंग हो गया है। अब कहाँ बात होती है कि हम स्कूल खोलेंगे। और मैं तो महाराष्ट्र गया था अजय जी, आपके चैनल पर मैंने बताया भी था कि वहां हंग आएगा, आज नहीं बहुत पहले की बात मैं कर रहा हूं, और वही होगा सोनू जी, आप देखिएगा वहां हंग ही होगा, फुल मेजोरिटी किसी की नहीं मिल पाएगी जो दिखाई दे रहा है। कमोबेश यहाँ झारखंड में महागठबंधन में मेजोरिटी में पार्टियां ज्यादा हैं, और जो योजनाएं हेमंत सोरेन चलाए हैं उसमें 1000 रुपया काफी प्रभावित किया है। मान लीजिए कि आप सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं तो 1000 रुपया और 2500 रुपया, मैया योजना क्या है, सेंटिमेंट ही है। दूसरी तरफ चले जाएं तो गोगो योजना सेंटिमेंट ही है। तो सेंटिमेंट के ही खेला को मार्केटिंग कर करके और बात कर करके लोग उछालते हैं। अभी अजय जी, अभी थोड़ा देर पहले हमने ये बोला था कि कल्पना सोरेन या हेमंत सोरेन की सभा में लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं, इसलिए कि वो लोकल भाषा में बात कर रहे हैं। कल्पना सोरेन जहां देख रही है कि संथाली में बोलना, वहां संथाली बोल रही है, जहां देख रही है कि बांग्ला बोलना है वो बांग्ला बोल रही है। तो ये तो सेंटिमेंट को ही कैश किया जाता है ना, तो ये मार्केटिंग है, और इसी हिसाब से ये सारे लोग आजकल काम कर रहे हैं। आजकल आपने सही कहा है, स्कूल कितना खोलेंगे पर बात नहीं हो रहा है, हम क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, बस 2 ही बात हो रही है, मुफ्तखोरी, और बाकी जो है सो दिखाई ही दे रहा है कि एक है तो सेफ है कि कटेंगे तो बटेंगे। राष्ट्र की बात, राष्ट्र के लिए बात, समाज की बात, राज्य के लिए बात कुछ नहीं। एक मेरी कमीज साफ है और आपकी कमीज तो गंदी है, इसी पर राजनीति हो रही है। इसी से सेंटिमेंट को ही कोई कैश कर रहा है किसी तरह से। अब उस भावना में जो बह गए सो बह गए, फिर 5 साल के लिए आज जिसने आंकलन किया, जिसने नापतोल करके मतदान दिया, तो स्वाभाविक सी बात है, सेंटिमेंट ही तो है कि हम अपने जाति आधारित चीजों पर हम वोट देते हैं। सेंटिमेंट ही तो है कि हम बाहरी भीतरी करते हैं। सेंटिमेंट ही तो है कि हम अगड़ा पिछड़ा फॉरवर्ड बैकवर्ड करते हैं। सब तो सेंटिमेंट ही है सोनू जी। इसी से सेंटिमेंट पर ही मतदान होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आपने एक बढ़िया मुद्दा उठाया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार
ये सब मुद्दे अब गौण हो गए हैं। शायद सोनू जी यही कहना चाह रहे थे कि ये सब मुद्दे गौण हो गए हैं, इन सब मुद्दों को उठाना होगा। ये एक स्टेट की बात नहीं है अजय जी, ये देश भर में, हमने पहले भी कहा, अब एक आंदोलन खोज रहा है। स्कूल निजीकरण हो गया, बताइए, एक जाइए नर्सरी में बच्चा का एडमिशन कराने के लिए 80 से 85 हजार रुपए खर्च गिरते हैं। सरकारी अस्पताल देश भर में, कहीं की बात मैं कर रहा हूँ, सरकारी अस्पताल में चिकित्सक नहीं है, कहाँ जाना है तो प्राइवेट अस्पताल में। और प्राइवेट अस्पताल में घुसे नहीं कि वो लोग मुर्गा समझ लेता है कि कहाँ से काटे कहाँ से छीले। कितनी खबर सोनू जी आप भी बनाते होंगे और अजय भाई आपने भी देखा होगा, हम लोगों ने भी खबर बनाई है। तो सेंटिमेंट का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और हम इंडियन सेंटिमेंट में ही बह जाते हैं। और एक चीज ये मैं कहना चाहूंगा, इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये जो आजकल सर्वे एजेंसीज हो गई हैं, मुझे लगता है कि ये सर्वे एजेंसीज आजकल जो है वो एक तरह का नैरेटिव सेट करने का एक जरिया बन चुकी हैं। कई सर्वे एजेंसीज की मैं ये देखता हूं कि चुनाव के 1.5 महीने 1 महीने पहले कोई ओपिनियन पोल जैसा कुछ आ जाता है, वो कहते हैं कि आज अगर चुनाव होता है तो ये सरकार जीतेगी, ये पॉपुलर नेता है, ये मुख्यमंत्री के लिए सबसे टॉप पर है, ये प्रधानमंत्री के लिए सबसे टॉप पर है। तो देखिए, अगर पहले से ही ये माहौल बना दिया जाए कि भाई एक नेता जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लोगों की पसंद है, तो अपने आप में उस पार्टी के लिए, उस नेता के लिए एक स्टेज जो है बन जाता है। तो कई सारी एजेंसीज हम देख रहे हैं, मैं महाराष्ट्र में भी देख रहा हूं, ऐसी कई सारी एजेंसीज हैं जो एक पार्टी के लिए काम करती हैं और बाहर तो दिखावा होता है कि वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी की तरह काम कर रही है, लेकिन वो अपने पार्टी जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, जिसने उसे हायर किया है, उसकी इमेज बिल्डिंग का काम कर रही है। और एक ऐसे ही सर्वे जो है इलेक्शन के 2 महीने पहले लेकर आया जाता है और उसमें ये दिखाया जाता है कि देखिए ये फला नेता जो है वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पॉपुलर है। तो कैसा है ना कि गुड़ के ऊपर मक्खी जो चींटियां हैं वो आ जाएगी, वैसा वाला हिसाब है कि एक गुड़ फेंको और उस गुड़ के पीछे जो है मक्खियां पीछे पीछे आने लगेगी। वो जो वोटर्स हैं वो इतना दिमाग नहीं लगाते हैं कि हमें किसे वोट देना चाहिए, हमें किस तरह से आंकलन करना चाहिए। बस वो देख लिया कि ये पॉपुलर है, चलो यही पॉपुलर है। तो वैसी वाली चीज है। एजेंसीज जो है वो मुझे लगता है देखिए सोनू जी, इसके लिए करना क्या होगा कि हमारे यहाँ शिक्षा का बढ़ावा देना होगा। अब हम तो रहते हैं झारखंड में, मैं यहाँ का बात करूंगा, या अन्य स्टेट में भी जहां जहां हमने काम किया है वो पाया है शिक्षा का अभाव है। अब कोई बात समझा दिया जाता है वो सीधे लोग समझ जाते हैं। संथाल परगना अजय जी जो बांग्लादेशी की बात कर रहे हैं, वहां जो हेमंत सोरेन के अगेंस्ट जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनकी बहन का नाम था मरियम हेम्ब्रम, उन्होंने शादी कर लिया दूसरे से, तो वो क्या हो गई, वो मरियम बीबी हो गई हैं। और खुद वहां का उम्मीदवार अपने कई बयान में बोला है कि हमारे यहाँ एक बकरी भी खरीदी जाती है तो कुछ खास समुदाय के लोग ही वो दाम तय करते हैं। हमारे यहाँ से महिलाओं की टोली बना करके, और अगर कलकत्ता नौकरी के लिए जाना है तो उन्हीं को आगे बढ़ना पड़ता है, वही लोग आगे करते हैं, बिना उनके मर्जी के हम लोग आगे नहीं चल सकते हैं। झारखंड के रांची में भी देखेंगे तो ठेला टेम्पू इतना बढ़ गया है कि कहिए मत, इतना बढ़ गया कि कहिए मत। तो इन लोगों को साक्षर करने का जरूरत है, इन लोगों को समझाने का है, और इसमें पूरी तरह से सरकारी एजेंसियों को लगाने का है। एनजीओ या फिर और जितनी भी चीजें हैं उन सब चीजों से नहीं होगा। ये तो देश के लिए अब तो स्कूल में, सरकारी स्कूल में भी शहीदों के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। सीबीएसई आ गया, आईसीएसई आ गया, कहाँ हम लोग भगत सिंह के बारे में हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े थे, हम लोग पढ़े, अब के बच्चों को कितने पढ़ाया जाता है। तो राष्ट्रीय हित से ओतप्रोत होकर के कुछ शिक्षा की जरूरत है अजय जी, मतदान से संबंधित चीजों को बताने का जरूरत है। और जितने विंग है, मान लीजिए आईपीआरडी का जो कला संस्कृति विभाग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सॉन्ग्स एंड ड्रामा डिवीजन है, इन लोग का क्या काम है, गांव में जाकर के सरकारी योजनाओं के बारे में बताना और लोगों को प्रबुद्ध करना है। कहाँ हो पा रहा है? जी सही बात है संजय जी। और आप दोनों वरिष्ठ पत्रकारों को से बात करके हमारे व्यूअर्स को एक जो पिक्चर सामने आया है वो बड़ा ही वैल्यूएबल होगा, खासकर दोनों स्टेट्स के चुनाव के मद्देनजर। हमारे व्यूअर्स, आम आदमी और एज जर्नलिस्ट हमारी यही उम्मीद रहेगी
इन दोनों स्टेट में जिसकी भी सरकार बने, जिस गठबंधन को नंबर आया, सरकार बनाया, या कैसी भी सरकार, जो भी नई सरकार दोनों स्टेट्स में बनती हैं, वो कम से कम सिद्धांत पे चले, सेंटिमेंट्स पे नहीं। एक विजनरी गवर्नमेंट के तौर पे इन दोनों स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट आए, इसी की हम कल्पना करें, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। विद दिस, धन्यवाद आप दोनों मित्रों को, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, एंड वेरी वैल्यूएबल कमेंट्स, वेरी वैल्यूएबल डिस्कशन, इसको हम कहेंगे। जी नमस्कार, बहुत बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। थैंक यू सोनू जी और संजय जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।